यस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे और खुद सोल्व करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये सीपीआर से एक लेवल ऊपर है। ठीक है ना। सीपीआर भी कुछ क्वेश्चंस मैं दोबारा अप्लाई कर दूंगा, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे मैं आपको करवा चुका हूँ सीपीआर के। यहाँ देखो एक बार। ठीक है, ये बोलते हैं कि 2 रुपए पर केजी की कमी हुई है, तो एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 केजी अधिक चीनी खरीद रहा है। तो आपको बताना है कि वास्तविक कीमत क्या थी। क्लियर है। तो यहाँ हमारे पास क्या, जैसे सीपीआर वाले में तो क्या था, परसेंटेज कमी या वृद्धि की बात कर रहा था। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे तीनों अब्सोल्यूट वैल्यू हैं। 2 रुपया ये एक अब्सोल्यूट वैल्यू है, 16 रुपए अब्सोल्यूट है, और 4 केजी ये भी अब्सोल्यूट वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें अब इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। चलो देखते हैं, फिर एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा आपको। ठीक है ना, फिर थॉट प्रोसेस पे चलेंगे। देखिए, मान लिया कि जो प्राइस है वो पी है। ठीक है, प्राइस पी है और जो क्वांटिटी है वो क्यू है। तो पी इंटू क्यू ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्राइस पे ये कुछ क्यू क्वांटिटी खरीद रहा होगा, तो ये आपका 16 एक्सपेंडिचर है। ये होता है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, खर्चे के बराबर। कि जो आपकी कीमत है, जितनी क्वांटिटी आप मात्रा खरीद के लाए, उन दोनों को यदि अपन गुणा कर दें तो आपका खर्चा आ जाएगा। मान लो 2 रुपए किलो चीनी है, 10 किलो चीनी लाए हो तो 20 रुपए का खर्च है। ठीक है ना। इस केस में आपका जो एक्सपेंडिचर है, ठीक ना, जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। 16 रुपए का एक्सपेंडिचर है, पहले भी और बाद में भी। तो यहाँ पे हम सीपीआर अप्लाई करते थे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, परसेंटेज वैल्यू नहीं गिवन है। क्लियर है। तो अब हम इक्वेशंस बनाते हैं। चलो देखो एक बार। तो यहाँ से क्या होगा, 2 रुपए की कमी हुई है, तो नई कीमत क्या होगी, पी माइनस टू। क्लियर है। और जो क्वांटिटी है वो 4 केजी अधिक है, तो Q प्लस 4। अब नई क्वांटिटी आ गई और ये हो गया 16। पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करें। ये सोल्व करते हैं इसको। देखो ये पी क्यू ये मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, पी को आगे करेंगे तो 4p, फिर माइनस 2q, और -8 बराबर 16। और ये जो 16 है ये पी क्यू के इक्वल है। ठीक है ना। तो इस 16 की जगह हम क्या कर सकते हैं, इस 16 की जगह पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पी क्यू इधर से कैंसिल हो गया और एक पी क्यू इधर से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच गया ये 4p माइनस 2q माइनस 8। ठीक है ना, बराबर 0। ये बचा है। और यहाँ भी अब अपन इनमें से P हमें फाइंड करना है, प्राइस पूछ रहे हैं। क्लियर ना। तो P की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस Q को रिप्लेस कर दें। ठीक है ना। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बराबर क्या है यहाँ से 16/P। ठीक है, तो ये Q की वैल्यू रख देते हैं 16/P। तो हमारे पास बचेगा 4P माइनस 16, इस Q की जगह अपन लिख रहे हैं 16/P माइनस 8 बराबर 0। ठीक है ना, ये लिख रहे हैं। अब इसको सोल्व कर दें तो ये बनेगा 4p माइनस 32/p माइनस 8 बराबर 0। p से मल्टीप्लाई कर दें इसको। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 4p स्क्वायर माइनस 32, p कैंसिल हो गया, माइनस 8p बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है, उसमें 4p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 32 इज इक्वल टू 0। हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया इसको। अब यहाँ से देखो, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 को 4 से गुणा करेंगे, 32 गुणा 64, 64 गुणा 128। तो जब हम मल्टीप्लाई करें तब तो 128 आना चाहिए, और उन दोनों को जोड़ें तो -8 आना चाहिए। इसका मतलब है -128 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 128 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका गैप 8 का हो। तो 128 के फैक्टराइजेशन देखें, 128 मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, इंटू 1, बहुत बड़ा गैप है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे गैप कम होता चलेगा। फिर 62 इंटू 2। ठीक है ना। अब यहाँ से और देख सकते हैं अपन 60, ये 64 इंटू 2। ठीक है ना।
अब इस 64 में से यदि हम इसको 4 और दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू ये 8 इधर चला गया 4, ठीक है ना। अब इन दोनों का जो गैप है वो 8 का गैप आ रहा है, इसका मतलब ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो हमें मिल गए फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा 4p² माइनस 16p प्लस 8p माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सही है। तो यहाँ से अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 128 p² बन जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का 8p आ जाएगा, माइनस का 16p है प्लस का 8p है, तो जो गैप है वो -8 है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। चलो ये 4p हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा p माइनस 4, ठीक है ना। और यहाँ से माइनस का क्या कॉमन लें, दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है। माइनस का क्यों, माइनस तो यहाँ रखना, तो प्लस का ले लें, तो प्लस का 8 यदि हमने कॉमन ले लिया तो p माइनस 4 ये दो वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर बनेगा 4p प्लस 8 इधर p माइनस 4 बराबर 0। तो p की दो वैल्यू आएंगी, तो एक तो p माइनस 4 बराबर 0 है, तो p इज इक्वल टू 4 हो गया। दूसरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ से देखो 4p प्लस 8 बराबर 0, 0 के इक्वल किया है इसको भी, तो यहाँ से 4p बराबर -8, तो p बराबर कितना आ जाएगा -2। तो हमारे पास जो चीनी की कीमत है दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो है प्लस का 4 और एक है माइनस का 2, लेकिन चीनी की कीमत नेगेटिव नहीं हो सकती, क्लियर है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो जो वास्तविक कीमत थी वो कितनी थी, 4 रुपये पर केजी, ठीक है ना, 4 रुपीज पर केजी, ये आपकी वास्तविक कीमत थी। ये पूरा सोल्व करना है। ऐसे ही क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज में वो बात करता है, जहाँ सीपीआर लगना चाहिए, क्लियर है, लेकिन सीपीआर नहीं लगता क्योंकि परसेंटेज वैल्यू नहीं है। परसेंटेज से तो हम सीपीआर की दूसरी वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर पा रहे थे। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यूज दी हों तब हमारे पास जो चॉइस बनती है वो बहुत ध्यान से समझोगे, ये मैथ्स में कई बार आएगा ये कॉन्सेप्ट, टीएसडी में भी आएगा, ये चीज समझ में आई, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको दो चॉइस हैं, पहली कि आप इसको पूरा सोल्व करो, क्लियर है। दूसरी चॉइस है कोई ट्रिकबाजी, जो बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले टाइप से आपको दे देते हैं और आपको रटना पड़ता है, ठीक है। कुछ बच्चे रटने में कंफर्ट फील करते हैं तो रट भी लेते हैं, और यदि हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो तो ये पूरा सोल्व करने की बजाय तो रटना भी बेटर है। लेकिन हम इस रटने से ऊपर जाएंगे, आपको इससे भी एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा, थॉट प्रोसेस। उससे पहले एक बार मैं आपको जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है वो भी बता देता हूँ। देखो प्राइस को हमने पी से लिखा है, तो पी प्लस माइनस डेल पी, जहां भी चेंज की बात आएगी ना, कि बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे प्रॉफिट लॉस में भी आएगा, एसआईसीआई में भी आएगा, टीएसडी में भी आएगा, उसको हमेशा अपन डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और ये इक्वल होगा एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो, और डेल पी अपॉन डेल क्यू ये क्वांटिटी है, और पी प्राइस है। तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूले में अपन डायरेक्ट पुट कर दें वैल्यू, तो पी की वैल्यू क्या है, प्राइस कितनी है हमें फाइंड करना है, प्राइस की वैल्यू हमें नहीं पता, तो पी, और यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, -2 का है, ठीक है ना, यहाँ प्लस के साइन के साथ ही रखना है अभी, ठीक है ना, वहाँ साइन नहीं रखना। ये जनरली जो डेल है वो साइन को कंसिडर नहीं करते अपन, ठीक है ना, चेंज में, लेकिन यहाँ सिंबल भी आएगा, साइन आएगा आपका। माइनस डेल पी कितना है 2, बराबर एक्सपेंडिचर कितना है 16, डेल पी कितना है, यहाँ साइन नहीं आएगा 2, और ये कितना है 4, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 दूनी 8, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो p² माइनस 2p और बराबर 8। अब इस 8 को इधर ले आए, तो ये p² माइनस 2p माइनस 8 बराबर 0। इसको बहुत आसान है, 8 आना चाहिए और जो 2p है वो
ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। एक बार तो मैं आपको सब चीज़ें बताता चलूँगा, चाहे वो आपका बेसिक हो, चाहे वो फॉर्मूले ट्रिकबाजी हो, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड में मैं आपको सारी चीज़ें समझाता चलूँगा, ताकि कई बार क्या होता है, जैसे आपके सामने कोई बुक में कोई फॉर्मूला मिला है, किसी फ्रेंड ने कोई फॉर्मूला बताया, तो आप उससे अवेयर भी रहो, ठीक है ना। और आप उसको एक लेवल ऊपर बताओ फिर, कि देख तू तो ऐसे करता है और मैं इसको कैसे करूँगा फिर। क्लियर है? आओ देखते हैं। देखो, फिर पी स्क्वायर यहाँ पे 4 और 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो -4p प्लस 2p, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो -8p स्क्वायर हो गया, और दोनों का जो सम है वो -2p है। -8 बराबर 0। तो यहाँ से फर्स्ट में p कॉमन लिया हमने, तो p -4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, p -4। तो दोनों को 0 के इक्वल कर दें, p -4 है और p +2 है, ठीक है ना। ये दोनों 0 के इक्वल हो गए, तो p की दो वैल्यू आ गई हैं। p किसके इक्वल है, 4 के। p 4 के हो सकता है, या p जो, ठीक है ना, p -2 के इक्वल हो सकता है। दो वैल्यू हो सकते हैं हमारे पास। यही रिजल्ट पहले आया था जब हमने पूरा इक्वेशन सोल्व किया था। तो क्या होता है कि अब आपको समझना है इस चीज को, आपके मन में क्या फीलिंग आती है। आप देखते हो कि यार ये तो बहुत आसान था, ठीक है ना। हमने एक फॉर्मूला रट लेते, जैसे ये फॉर्मूला था हमारे पास, यदि हम इस फॉर्मूले को रट लें, ठीक है, तो हमारी कितनी कैलकुलेशन इजी होगी। कहाँ हम दो इक्वेशन बना रहे थे, कहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला रटा और इसको सोल्व कर दिया। समझ रहे हो ना। तो ये अभी तक एसएससी में जो चीजें चल रही हैं वो ये हैं, वो यहीं तक पहुंचे हैं, ठीक है। पूरी मैथ्स में आपको इसी तरह के रिलेशंस फॉर्मूले दे रखे हैं, नहीं, हम ये भी नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो p की वैल्यू 4 आ गई। हम एक लेवल ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। समझते हैं अब जो, जब हमारे पास ऑप्शंस हैं, जब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं या 5 ऑप्शंस हैं, और हम इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, तब हमें ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहा है कि आपके पास है, ठीक है ना, मैं इसको p और q के फॉर्म में ले रहा हूँ, p और q इन दोनों का प्रोडक्ट है 16। फिर कोई दो नई वैल्यू आ गई, इसमें से कुछ घट गया, इसमें कुछ बढ़ गया, उसको मैं x और y लिख रहा हूँ, उन दोनों का प्रोडक्ट भी 16 है। यही हो रहा है ना। क्लियर है, जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो तो सेम है। इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है कि 16 के ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस क्वेश्चन को। इस साल 2017 मेंस में बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जहां पे हम इन फैक्टर्स की हेल्प से डायरेक्ट आंसर कर पा रहे थे। समझ रहे हो ना, ठीक है। ये देखो, अब 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 1, ये 16 है। फिर 1 के साथ से स्टार्ट किया तो 2 इंटू 8, ये भी 16 है। फिर 3 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 इंटू 4, ये 16 है। और जैसे ही ये दोनों नजदीक आ गए हैं, तो अब इसके आगे और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, तो हम ये कहेंगे 16 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 5। समझ में है। अब इनमें से देखो कि कौन सा हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा आंसर है। क्या बोल रहा है वो ये बोलता है कि 2 रुपए की कमी हुई है, ठीक है ना। देखो, ये 4 था, अब ये 2 हो गया। इसका मतलब पहले हम ये मान लेते हैं, ये 1 मान लिया पहले वाली कंडीशन, और ये दूसरी कंडीशन। तो 4 था, ये 2 हो गया, कम हो गया। तो और 4 केजी अधिक हो गया, तो पहले 4 केजी खरीदता था और अब 8 खरीदने लग गया, तो ये भी 4 केजी बढ़ गए। इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है वो तो यही है, ठीक है ना। पहले क्या था, 4 रुपए की चीनी आती थी 1 केजी, और 4 किलो चीनी लेके आता था, 16 रुपए खर्च होते थे। अब 2 रुपए की कमी हुई, तो 2 रुपए केजी पर केजी का भाव हो गया, और अब 8 किलो चीनी आने लग गई, जो पहले से 4 ज्यादा है, ठीक है ना। तो वास्तविक कीमत क्या थी, 4 रुपए थी। ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया, और ये बहुत फास्ट होने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। और ऑप्शंस भी होंगे, समझ लो ना, हमारे पास तो ऑप्शंस भी होंगे, और जो वैल्यू आएंगी वो 2 डिजिट या 3 डिजिट से बाहर नहीं जाएगी। एक चीज, और ये तो जो फैक्टराइजेशन है ना, जो फैक्टर थ्योरी करवाई है,
उसका बहुत ही लिमिटेड सा एप्लीकेशन है। पता नहीं हम कैसे कैसे उनको कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, हमेशा जब भी ऐसी वैल्यूज आए उनके फैक्टर्स में बात करोगे, और वो ये जो फैक्टर्स है ना ये तो दिखेंगे। अब मैंने क्या किया है, 1000 तक के, बहुत ध्यान से समझना, 1000 तक के नंबर्स के जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी लिस्ट दे दी है। या तो आज अपलोड हो जाएगी या कल हो जाएगी, 1000 तक के प्राइम नंबर्स की लिस्ट। ठीक है ना? तो आप उनको जब भी आपका ये हो कि यार मैं अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं पूरे दिन से पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना है, बेड पे लेटना है, तब आप ये नंबर की लिस्ट देख लेना और उसमें से बस रैंडम देखते रहना कि यार ये भी प्राइम है, अच्छा ये नंबर भी प्राइम होता है। क्लियर है? दूसरा, 1000 तक के सभी नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स की बात हुई तो, और ये 1000 तक के जितने भी नंबर हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन की भी लिस्ट दी है। ठीक है ना? 2 पीडीएफ हैं ये। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, इनको भी क्या करना है आपको, जब आप फ्री हो, ठीक है ना, तो 20 नंबर 30 नंबर देख लिए, 40 नंबर देख लिए कि अच्छा ये नंबर है तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है ना? तो उसके सारे प्राइम फैक्टर्स, ये 1000 तक के नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने में कम से कम भी आप ये मानो 20 दिन का टाइम लगाए। ठीक है ना? एक एक नंबर को जितने फैक्टर्स हो सकते हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। ठीक है ना? तो आपको ये, और ये कहीं नहीं है मार्केट में। ठीक है ना? वो लेवल ही नहीं है सोचने का, हम उस लेवल पे चलेंगे। ये समझ में आ गया? 1000 तक के प्राइम फैक्टर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन की लिस्ट दी है, उनको आप देखते रहोगे। यही है, जैसे 16 था तो इसको क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे 996 है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1000 है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है? और 1 से लेकर 1000 तक जितने प्राइम नंबर हैं, कितने हैं, 168 प्राइम नंबर्स हैं। इन सभी प्राइम नंबर्स की भी लिस्ट है, तो इन नंबर्स को भी आप एक बार जब भी फ्री हो तब देखते रहोगे। ये समझ में आया? तो जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन पे चले जाएंगे, और जो फैक्टर्स हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो करेंगे वो हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक है, 30 60 है। ठीक है ना? ये 60 करना है इसको, 60% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी की कितनी प्रतिशत है। ठीक है ना? इनको सिंपली देखो, मैं यहाँ तो बना के बता रहा हूँ, बाकी ये बहुत बहुत फास्ट होगा, अभी समझते हैं। ये 160 है और ये 130 है, ऐसा ही है, पहला नंबर दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, तीसरे नंबर से कंपेयर करवा रहा है, तो ये 100 बना, ये 30% है तो 130, ये 60% है तो 160। फिर बोलते हैं कि ये इसका कितना परसेंट है, इसका मतलब जो 13 है वो 16 का क्या परसेंट है। क्लियर है? ये हमें फाइंड करना है। ये वैल्यू हमें ध्यान है, 6.25, 6.25 को 13 से गुणा करना है, 13 6 78, 78 प्लस जो 13 है उसका 25% या उसका चौथा हिस्सा 12 होता, 13 की बजाय 12 होता, 12 होता, तो चौथा हिस्सा 3 बन जाता। ठीक है ना? और एक और बच गया, 12 का तो चौथा हिस्सा 3 और एक का चौथा हिस्सा 0.25, तो ये हो जाएगा 78 प्लस 3 81.25, ये आ जाएगा। और ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये आप माइंड में ही करोगे। एक बार मैं सब समझा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे मैं ये सब नहीं करूँगा, और मैं चाहता हूँ तब तक आप इन पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है? दूसरा देखो, हम इसको ये भी देख सकते थे कि ये कितना कम है, 3 कम है। ठीक है ना? तो 3 कम है कितने पर, 16 पर, तो एक कम होता 16 पे तो 6.25 कम होता, 3 कम है तो इसको 3 को मल्टीप्लाई करना ना 6.25 से, 6 3 18.75, 18.75 कम करना है 81.25, ये आंसर है। ठीक है ना? ऑप्शंस में दिख जाएगा, ऑप्शंस में ही दिख जाएगा, इतना वो फास्ट करेंगे। और ऑप्शंस मान लो नहीं भी देता है ना, हम तो उस लेवल पे तैयारी करें कि ऑप्शंस यदि वो नहीं भी देता है तब भी हम इसको बहुत फास्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। पॉइंट समझ में आया? और जो 50 तक के रेसिप्रोकल्स थे, परसेंटेज रेसिप्रोकल, वो वैल्यू याद होनी चाहिए। बहुत से बच्चों के मैसेज आए कि सर 1 या 2 मिस हो गया। ठीक है यार, इतना तो चलता है, 1 2 मिस तो हो गया। ठीक है ना? लेकिन एक चीज और बताऊं, ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने एक भी मिस नहीं किया होगा।
ठीक है ना, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जब मैं इनको 12 साल से पढ़ा रहा हूँ तो हर क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो एक भी मिस नहीं करते, तो यहाँ भी कुछ बच्चे होंगे, समझ रहे हो। इसका मतलब यदि आपने 2 भी मिस किया है, ठीक है ना, 2 या 3 मिस किया है, तो भी आपसे सुपीरियर है कोई ना कोई जिसने एक भी मिस नहीं किया। समझ पा रहे हो, उस परफेक्शन पे चलना है। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब वो जो परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज हैं वो बहुत हेल्प करेंगी। और इस साल जो मेंस में क्वेश्चंस आए थे इजी थे, ठीक है ना, परसेंटेज या जो अर्थमेटिक के थे वो इजी थे, तो हम उनको इस पैटर्न पे करें तो बहुत फास्ट कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इजी आएंगे। क्लियर है, तो हम एक लेवल ऊपर भी चलेंगे, एक नहीं 2 लेवल ऊपर लेके जाओ। नेक्स्ट देखो, ये सीपीआर है सीधा सीधे, यदि पहली संख्या दूसरी से 40% अधिक है तो दूसरी पहली से कितने परसेंट कम है, 40% अधिक है, यानी 2/5 अधिक है तो 2/7 कम हो जाएगी, ये है सीपीआर, ठीक है ना। तो 2/7 का मतलब 1/7, ठीक है, 2/7%, ठीक है ना, ये आंसर है क्या, नहीं, ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना। 2/7 ये तो फ्रैक्शन है, समझ लो ना, ये तो भिन्न है, ठीक है, फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्रतिशत की बात हो रही है हमें। तो 2/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/7 कितना हो जाएगा, 14.28, ठीक है, तो 2/7 28.56%, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस है नहीं, ये फ्रैक्शन में यदि देखें तो ये होगा 2/7 मान लो, या 28.56%। ये भी क्लियर है कि जो वैल्यू अधिक होती है, ठीक है ना, वो वैल्यू जो अधिक है वो अधिक रहेगी, जो कम वाली है वैल्यू वो हमेशा कम होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, 28.56%, ठीक है। ये 14.2/2 दे रखा नहीं, वो 28.56 होगा, पॉइंट समझ में, ठीक है। और ये जो 2/7% है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2/7 फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसमें आप करेक्शन कर लोगे, ये 14 पॉइंट नहीं 28.56 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये भी क्या पैटर्न है, ये भी वही पैटर्न है कि यदि किसी संख्या को a% बढ़ाते हैं और फिर बोलते हैं a% घटा दिया जाए तो वास्तव में क्या होगा, ठीक है ना। पहले तो समझते हैं कि ऐसा क्या होगा। यदि हमारे पास 100 है, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, उसको हमने a% इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, तो ये नंबर अब बनेगा, और इंक्रीज किया है तो ये नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये भी समझ में आया, इंक्रीज हमने बढ़ाया है तो ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। और अब इस ज्यादा पर भी हम वही a% कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हो, उनकी लैंग्वेज इतनी टिपिकल और इतनी अच्छी होती है कि आप समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो वो ध्यान से समझोगे तो ये जो वैल्यू है ये तो ज्यादा है, ठीक है ना, ये वैल्यू तो ज्यादा है, और उस ज्यादा का भी आपने a% कमी की है, तो यदि आपकी वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो आपने कम का a% बढ़ाया और ज्यादा का a% घटाया, तो कम का a% कम होगा, ज्यादा का a% ज्यादा होगा, इसका मतलब जो घटने वाली वैल्यू है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है घटने वाली, वो क्या होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो जो कमी है वो 100 से पीछे चला जाएगा, ठीक है ना, वो 100 से पीछे चला जाएगा, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, इसमें नुकसान होगा या कमी होगी हमेशा ही, ठीक है। वो कमी क्या होगी उसको भी समझते हैं, ठीक है, उस कमी को भी समझते हैं। देखो कैसे करेंगे, सपोज कोई वैल्यू ले लेते हैं 100 और हमने इसको 25% बढ़ा दिया, ठीक है ना, 25% बढ़ा दिया तो हम कहाँ पहुंच गए, 125 पे पहुंच गए, ठीक है। अब वो बोलता है कि 125 को 25% बढ़ा दो, घटा दो, तो अब 125 का 25% घटेगा, 125 का 25% ज्यादा होगा इस 100 से, क्लियर है। तो जो कमी है, ठीक है ना, अब देखो इसको समझते हैं, 125 का 25, पहले तो इसको सोल्व करते हैं, चलो 125 का 25% बताओ, 125 का 25% यानी इसका 1/4, ठीक है ना, तो 1/4 इसको दो तरीके से देख सकते हैं अपन, 100
प्लस 25, ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसका पूरे का 25% फाइंड करना है, तो 100 का 25% तो क्या हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। और 25 का 25% क्या हो जाएगा, इसका चौथा हिस्सा। 24 का चौथा हिस्सा 6 और 1 का चौथा हिस्सा 0.25, इसका मतलब है 6.25 की कमी होगी। क्लियर है। तो यहां से जो टोटल कमी है इसका देख लेते हैं, 31.25 की कमी करेंगे तो 25 कम होके तो 100 बनेगा, और फिर उसमें से 6.25 और कम हो जाएगा। तो 25 का 25% यदि हम कम करेंगे, 31.25 कम करेंगे, ठीक है, तो हम 100 से पीछे चले गए। ये समझ में आई पॉइंट। अब जो असर है, जो चेंज है, उस चेंज की बात करते हैं। उस चेंज को कैसे समझेंगे, अब यहां से समझ गए होंगे आप। हमें जो चेंज आएगा ना, वो चेंज क्या होगा, जो ये 25% बढ़ाया था, उस 25 पे 25% है, वही चेंज होगा। कैसे, देखो एक बार, ये कितना है, इसको अपन क्या लिख सकते थे, 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 लिख सकते हैं। तो इस 100 का 25% तो 25 घटेगा, जो इस 100 का 25 बढ़ाया था वो तो इसने, ये तो प्लस था और ये 100 का 25% माइनस है। तो ये जो 25 बढ़ रहा था उसको तो इसने कैंसिल आउट कर दिया इस 100 के 25% की कमी ने। क्लियर हुआ। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गई, और जो ये 25 है, ठीक है ना, ये जो 25 बचा हुआ है, इस 25 पे भी तो 25% की कमी करनी है, क्योंकि 125 का 25% घटाना है। तो इस 25 का 25%, ठीक है ना, 25 का 25%, ये एक्चुअल में क्या होगा, आपको कमी होगी। तो 25 का 25% से 6.25%। तो ये जो फाइनल कमी है वो ये होगी। तो अब हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या बोल सकते हैं इसको, जनरलाइज वे में बोलें तो देखो एक बार इसको ए की फॉर्म में बना देता हूँ, ठीक है ना। ये 100 था, इस पे हमने ए प्रतिशत बढ़ाया, तो ये बन जाएगा 100 प्लस ए। क्यों, क्योंकि 100 के लिए जो परसेंटेज वैल्यू है और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दोनों सेम होती हैं। 100 के लिए प्रतिशत वैल्यू और जो 100 की एब्सोल्यूट वैल्यू है दोनों इक्वल होती हैं। इसीलिए हम कैलकुलेशन में ज्यादातर जो फॉर्मूले बनाए हैं उसमें परसेंटेज के केस में 100 पे कैलकुलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रतिशत वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों इक्वल हो जाती हैं। ये बनेगा। फिर हम इसमें इस पार्ट के, ये पूरा पार्ट बनाना, इसमें कमी करेंगे, तो इस 100 पे भी कमी करेंगे और इस ए पे भी कमी करेंगे, दो कमी करेंगे दोनों पे, दोनों एक ही बात है। आप मान लो 5000 का 10% फाइंड करना है, ठीक है ना। एक बार याद रखना, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार काम में लेंगे हम इसको। 5000 का 10% फाइंड करना है, तो हम इसको 5000 का 10% फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा, 500। 10% हो गया 500। तो हम ऐसा भी कर सकते थे, इस 5000 के कितने भी अलग अलग टुकड़े कर दो आप, जैसे 1000 का हो गया, 2000 का हो गया और 3000 का हो गया, ये 3 टुकड़े कर दिए, और इनका सबका भी 10-10% फाइंड करें तो भी हम वहीं पहुंच जाएंगे। 1000 का 10% 100, 2000 का 10% 200 और 3000 का 10% 300। तो इनको यदि अपन 6000 हो गया क्या, ये 2 मान लो, ठीक है, ये 200, तो ये भी दोबारा वही बात बनी, 500 बनेगा। इसलिए मैं इसको दोनों को तोड़ के लिख रहा हूँ। क्लियर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इनको, तो ये 100 का ए प्रतिशत, ये तो वृद्धि थी और यहाँ पे कमी है, तो ये तो प्लस है ये माइनस है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। और जो ए बचा था, इस ए का भी तो ए प्रतिशत कम करेंगे, ठीक है। तो ए परसेंटेज ऑफ ए परसेंटेज ऑफ ए, ये एक्चुअल में क्या होगा, आपकी जो फाइनल रिडक्शन है वो ए परसेंटेज ऑफ ए होगा, ठीक है ना। अब ए परसेंटेज ऑफ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बटे 100% इंटू ए, या इसको अपन लिखते हैं ए स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है ना। तो ये जो सबको पता होगा ये, ठीक है ना, जो भी बच्चा तैयारी करता है उसको ये चीज पता है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पे और लेके जाऊंगा, ताकि जब हम इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट हमको डिफरेंट वे में अप्लाई करें, तब आप चीजें समझ पाओ कि हाँ, ये जो चेंज है वो हमने कैसे किया है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ये समझ में, ए स्क्वायर अपॉन 100 कहाँ से आया था,
ये इस ए का चेंज है, ए परसेंटेज ऑफ ए। पॉइंट समझ में? तो अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि चीनी की कीमत लोकल ग्रोस इंक्रीज द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10% शॉर्टेज। अच्छा, तो 10% तो उसने बढ़ाया है, और फिर जब चीनी की आपूर्ति पूरी हो जाती है तो उसने 10% घटा दिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब समझ गए? पहले उसने क्या किया, मान लो 100 रुपये केजी था, तो उसने 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया। लेकिन वो कमी जो कर रहा है, अब इस वैल्यू पे मानेंगे अपन, जब भी कमी करेगा तो वो तो ये बोलेगा ना कि भाई फाइनल वैल्यू पे कमी होगी हमेशा। तो यहाँ से 10% कम करेगा तो ये वैल्यू बढ़ी, इसका 10% 11 होगा, इसका 10%, 100 का 10% 10 है, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये 99 पे आ गया। तो एक की कमी होगी कितने पर, पहले कितना था 100, अब 99 है, तो 1% की कमी होगी। और ये 1% कहाँ से आया, जो बढ़ा हुआ था 10 का 10%, ठीक है ना, ए स्क्वायर अपॉन 100, 1% की कमी माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो उसको क्या होगा, 1% का लॉस हो जाएगा। कौन समझ में? ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है, एसएससी में बहुत बार आता है। दूसरा देखो, एक व्यापारी है, सामान की कीमत 19% बढ़ा देता है पहले, फिर 19% का डिस्काउंट देता है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस बताओ। पहले उसने क्या किया, 19% बढ़ाया, ठीक है ना, तो मान लो 100 रुपये में वो बेच रहा होगा, उसने 19% बढ़ा दिया तो 119 में बेच रहा है। लेकिन अब वो 119 पे 19% डिस्काउंट देने लग गया, तो इस बार जो 19% है उसका बेस बढ़ गया। पहले 19% का बेस 100 था, अब 19% का बेस 119 है, इसका मतलब वो ज्यादा होगा। तो हमें पता है ए का ए परसेंट क्या, 19 का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 100, तो ये 361, तो 3.61 की कमी होगी, हमेशा लॉस होगा ये 3.61 का लॉस, 3.61 लॉस। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। ठीक है, अब वो बोलता है कि यदि दो चेंजेज हो रहे हों, ठीक है, ये अपन एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। यदि दो अलग अलग चेंजेज हों, जो सक्सेसिव गेन था या लॉस की बात करें, तो वहां पे जो गेन था उसको हमने क्या लिखा था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये सक्सेसिव गेन था। क्लियर है? अब इसमें जो कमी है, एक मान लो एक वैल्यू नेगेटिव होगी, बी को नेगेटिव कर देते हैं, तो ए माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी अपॉन 100, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए बी अपॉन 100। क्लियर है? ये वैल्यू आ जाएगी। और यदि a माइनस का कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि b प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। और दोनों माइनस का कर देंगे तब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज वो भी देख लो। दोनों माइनस कर दिया तो ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्लियर है? जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो ये भी अपन देख सकते हैं। यहां से देखो, समझना, ये बोलता है कि एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी पहले तो 5% आपने कम कर दी, फिर 15% बढ़ा दी, तो जो चेंज है वो क्या हुआ। ठीक है, पहले तो इसको पूरा सोल्व करते हैं कि पहले मान लो उसको 100 रुपये मिलते थे, अब आपने उसमें -5% की कमी कर दी तो 95 है। अब आपने क्या किया, 95 का 15% इंक्रीज कर दिया। 95 का 15% इंक्रीज करते हैं तो 95 का 10% 95 प्लस 95 का 5%, ठीक है, तो जो 10% है, ठीक है ना, 15% फाइंड कर रहे हैं तो 9.5, ये 9.5 10% हो गया, इसका आधा, तो 95 का आधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 47.5, यानी 4.75। ठीक है ना, ये इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये टोटल इंक्रीज होगा, तो ये अब इंक्रीज करने की बजाय क्या करेंगे, धीरे धीरे ध्यान से समझोगे, हम केवल चेंज की बात करेंगे। क्लियर है? हम यहाँ पे केवल चेंज की बात करेंगे। वो चेंज की बात कैसे करेंगे, देखो, ये 5% तो पीछे, हमें कहाँ से 100 से कंपेयर करना है, चलो एक बार पूरा ही समझा देता हूँ। ये दोनों ऐड करते हैं अपन, 9.5 प्लस 4.75, ठीक है ना,
एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, फिर धीरे धीरे हम केवल और केवल चेंज पे फोकस करेंगे। 9.5 और 4.75, 9 और 4 13 और 14.25, ठीक है ना, 14.25, ये 95 में ऐड कर दें तो यहाँ से 5 देंगे तो 100 हो जाएगा। इसमें से यदि हमने 5 हटा दिया तो ये हो जाएगा 9.25, तो 109.25 ये वैल्यू है। अब वो बोलता है कि उसकी सैलरी में प्रतिशत बदलाव क्या हुआ, उसकी इंक्रीज होगी, ये तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी क्योंकि जो बढ़त है वो ज़्यादा है, 15% है, ठीक है ना। तो यहाँ ये देखो 109.25 हो गया, पहले कितना था, 100 था, तो जो ओवरऑल इफेक्ट आया वो आ गया 9.25% का, ठीक है ना, 9.25%, ये ओवरऑल इंक्रीज हो गया, 9.25 इंक्रीज। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, समझना इस चीज को। हम चेंज की जो बात कर रहे थे वो चेंज कैसे फाइंड करें, यहाँ पे इन दोनों को हमने ऐड किया, फिर इसमें ऐड किया, फिर ये फाइंड किया, इसकी बजाय चेंज ही तो फाइंड करना था, तो हम क्या कर सकते थे, इस 9.5 में से ये 5 घटा देते, क्लियर है ना, ये टोटल वृद्धि हो रही है तो ये 5 घटा के हम यहाँ सीधे इसमें 4.5 ऐड कर देते, ये तो चेंज होता, क्योंकि 5 तो इसको 95 से 100 तक आने के लिए चाहिएगा, तो 5 हम हटा देते हैं, तो ये कितना बनता, 9.25। ये तो हुआ कि एक्चुअल में क्या हुई थी बात। अब केवल जब वो प्रतिशत चेंज की बात कर रहा है तब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, वो बोल रहे हैं माइनस की वैल्यू तो 5 है, प्लस 15 है, तो इनको अपन लिख सकते थे 15 माइनस 5 और माइनस 15 इंटू 5/100, ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 माइनस 0.75, तो 9.25, ठीक है। और इस टाइप की जो कैलकुलेशंस हैं, हो सकता है भी आपको माइंड में करने में प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको करनी माइंड में ही है, ठीक है ना, आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट करोगे, चाहे आपको टाइम लगे कोई इश्यू नहीं है, टाइम लगने दो, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश करना है, क्यों, क्योंकि एक बार टाइम लगेगा फिर स्पीड आ जाएगी। यस, ये देखते हैं, ये बोलते हैं किसी एग्जाम में एक स्टूडेंट है वो अधिकतम अंकों का 25% फाइंड करता है, ठीक है। यहाँ मैं इनको नंबर लाइन पे समझा रहा हूँ, आपको भी जितने भी प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाता चलूंगा, उसके बाद जो प्रैक्टिस करो वो पहले आप पूरा लिखोगे, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाओगे, एक बार तो जरूर बनाओगे, उसके बाद जब आप रिवाइज करो या सेकेंड राउंड में चले अपन, तब आप अपने माइंड में थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे, ठीक है ना। चलो इसमें देखते हैं, समझना, ये बोलता है कि ये नंबर लाइन बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये तो मिनिमम मार्क्स है और ये मैक्सिमम मार्क्स है, हमें नहीं पता क्या है, मिनिमम तो 0 से शुरू होगा, ठीक है ना, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स तक चलना है। बोलता है कि मैक्सिमम का 25%, ठीक है, ये 25% उसने फाइंड कर लिया और 60 अंकों से फेल हो गया, यदि वो 60 नंबर और ले आता, ठीक है ना, वो 60 नंबर और ले आता तो वो यहाँ पहुंच जाता, ये पास मार्क्स है, ठीक है ना, यहाँ पे वो 60 नंबर और ले आता, ये 60 नंबर, ठीक है, 60, तो वो पास हो जाता, ये बोल रहा है ना, दो, ये तो मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब 100% की बात कर रहे हैं, 100%, तो उसका उसने 25% फाइंड किया और 60 नंबर से वो फेल हो गया, तो यदि वो 60 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता, तो ये हमारा पास मार्क्स है, यहाँ पे पहुंच जाता, समझ में आया। फिर बोलता है कि लेकिन दूसरा जो अधिकतम अंकों का 42% प्राप्त करता है, एक दूसरा स्टूडेंट भी है, क्लियर है, वो अधिकतम अंकों का यानी इसका 42% फाइंड प्राप्त करता है, ठीक है, अचीव कर रहा है 42%, इसने 42% फाइंड किया, प्राप्त किया, फाइंड तो क्या किया, और आवश्यक अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त किया, तो जो पास मार्क्स थे उनसे ये कितना अधिक कर रहा है, 8 अंक अधिक कर रहा है, जो पास मार्क्स थे जहां पे पास हो जाता उससे इसने 8 अंक अधिक प्राप्त किए, क्लियर है। तो अब ये जो गैप है, हम इस गैप को कंपेयर कर लेंगे दोनों के लिए, ये परसेंटेज में ये गैप कितना है, परसेंटेज में ये गैप
बोलो 17 हो गया, 40 17, ये 17% का गैप है। और नंबर मार्क्स में ये गैप कितने का हो गया, ये पूरा गैप 68 का गैप हो गया। तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूं, बाकी आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। 17% 68 के बराबर है, यहां लिख रहा हूं देखो 17%, ये आर्यन रेशो की फॉर्म है, 68 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर है, 17 4 68, तो 100 गुणा 4 400, 400 नंबर। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब ये यदि आप, और ये बहुत आसान है भाई, ठीक है ना। जैसे ही आप माइंड में इन चीज़ों को सेट करना शुरू करोगे, अपने थॉट प्रोसेस पे जाओगे, तो ये 2 2 4 4 सेकंड के क्वेश्चन है। अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, वो आप करते रहोगे। प्रीवियस ईयर मैं सेकेंड राउंड में लूंगा, पहले एक बार आपको बहुत अच्छे से बेसिक से कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ, आप करते रहोगे तब तक। देखो तो अधिकतम अंक तो हमें मिल गया 400, और बोलता है कि पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक भी बताओ। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ठीक है ना, कितने परसेंट पे पास हो जाता। तो अब हम ये जो वैल्यू है ये दोनों तरफ से फाइंड कर सकते हैं। 42% पर वो 8 नंबर ज्यादा था, तो ये वैल्यू कितनी परसेंट है ये फाइंड करना है। 400 से 400 का 8 कितना हो जाएगा, 2%। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 40% है। क्लियर है ना, ये जो वैल्यू है, जो पास मार्क्स थी वो 40% है। क्लियर है, ये 40% थी लाइन, फिर उससे वो 8 नंबर ज्यादा गया, यानी 2% ज्यादा गया, तो 42 हो गया। हम ऐसे भी देख सकते थे, और हम यहाँ पीछे से भी देख सकते हैं। देखो 25%, ठीक है ना, 25% तो यहाँ है, और 60 नंबर और है। 400 का कितना परसेंट होगा, 60, 400 का 1% 4 है, तो 60 कितना हो जाएगा, 15%। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ, ये 15% अधिक बनाना है, तो 25 और 15 40%। तो जो पास मार्क्स है वो क्या है, 40% है। ये पॉइंट समझ में है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक दो बार तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ये बनाओगे तभी क्या होगा, आपके माइंड में जो थॉट है वो डेवलप हो पाएंगे। और ये बार बार बोलना है कि मैं ये केवल एक बार माइंड के लिए सोल्व कर रहा हूँ, समझाने के लिए, बाकी मैं हमेशा माइंड में कैलकुलेट करूंगा, मेंटल कैलकुलेशन पे ही वर्क करूंगा। जैसे आप ये चीजें बार बार दोहराओगे, आपका माइंड तैयार हो जाएगा, ठीक है। माइंड ऐसे समझता है भाई, जितना कंसंट्रेट होगे, जितना इमोशनल कॉन्सेप्ट देके, ठीक है ना, आप माइंड को जो चीज बोलोगे, माइंड वो करने को तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर दूंगा, और वो विश्वास मैं दिलाता रहूंगा। क्यों, मैं आपको करके दिखाता रहूंगा कि हाँ देखो हम ऐसे कर सकते हैं। आया समझ में, देखो अब यहाँ पे समझते हैं। फेल हो गया, इसका मतलब पीछे है और 8 अंक अधिक है, तो जो गैप है ये तो -60 और ये प्लस का 8 है, तो इन जो दोनों का जो गैप है वो 68 है। वो जो 68 गैप है वो 25 और 42 का गैप है, ये 17% है, तो 17% 68 है, ठीक है ना। 17% यदि 68 है तो 100% क्या होगा। तो हम ऐसे भी देख सकते थे, जो 17% है वो 68 है, तो इनको ये 4 गुना हो रहा है, तो 100 का भी 4 गुना हो जाएगा। अब ऐसे नहीं सोचोगे कभी भी कि 17 है 100% क्या बनेगा, 17 का 10% ये हुआ, 20% ये हुआ, नहीं, ठीक है ना। आर्यन रेशो आपको दो तरह से हेल्प करेगा। पहला, मिडिल वैल्यूज को हटा देगा। कैसे समझाऊंगा धीरे धीरे, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे SICI हो, चाहे TSD हो, मिडिल वैल्यूज को हम हटा देंगे। दूसरी जो हेल्प होगी वो होगी कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, मतलब आपको एक अलग नजरिया दिखेगा। 17 68 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, 4 गुना हुआ 400 के बराबर।